डिजिटल कैमरा फर्दर हमने जो वो एक्सप्लेन करना है। तो विद डिजिटल कैमरा इज अ मोबाइल डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू टेक द पिक्चर एंड स्टोर देम डिजिटली। कि ये भी एक मोबाइल डिवाइस है। मोबाइल बेसिकली कहते हैं उस डिवाइस में जो कि पोर्टेबल होती है। सो वो कहते हैं कि ये मोबाइल डिवाइस है जो कि हमारे लिए जो वो पिक्चर्स लेती है और उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर कर देती है। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स जो वो कैमरा की जो दी हुई हैं वो कहते हैं स्टूडियो कैमरा होता है, फील्ड कैमरा है और पॉइंट एंड शूट कैमरा है। स्टूडियो कैमरा ये और जो फील्ड कैमराज हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और आमतौर पे जो फ़ोटो लैब्स हैं वो जो इनको इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो पॉइंट एंड शूट कैमरा है ये बेसिकली इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लाइट वेट होता है और इसके अंदर जो लेंस होते हैं वो भी बिल्ट इन होते हैं। और आम तौर पे जो हमारे पास डिजिटल कैमरा होता है जो कि हम पिक्चर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी को पॉइंट एंड शूट कैमरे का नाम दे दिया जाता है। इसी तरह ये जो स्टूडियो कैमरा है इसको DSLR कैमरे का नाम जो दिया जाता है, जो कि एक्सपेंसिव होता है और इसके साथ जो आप लेंस भी ऐड कर सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर ये एक स्टेप बताया गया है कि डिजिटल कैमरा जो किस तरह से वर्कआउट करता है। वो कहते हैं कि आप जो वो इमेज को जो वो पॉइंट आउट करते हैं उसकी स्क्रीन पे जो हमें ये जो वो उसकी पिक्चर जो वो नज़र आती है और पिक्चर नज़र आने के बाद वो कहता है कि इसके जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद वो कहता है कि ये जो इसके फर्दर जो डेटा है उसको वो कहता है एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स। कि इसका जो एनालॉग डाटा होता है इसको डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करने के बाद फिर वो कहता है कि ये जो इसका डिजिटल मेमोरी है जिसको मेमोरी कार्ड कहा जाता है, तो मेमोरी कार्ड के अंदर जो डिजिटल फॉर्म के अंदर हमारी ये पिक्चर जो स्टोर कर दी जाती है। और फिर स्टोर करने के बाद हम अगर इस जो मेमोरी कार्ड है या जो मेमोरी स्टिक है इसको आप अपने सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट आपने इस कैमरे को वाया केबल सिस्टम के साथ लगा लेते हैं और हमारी जो पिक्चर है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह से वो कहता है कि ये जो डिजिटल कैमरा ये वर्किंग करता है। ये आमतौर पे जो हमारे मोबाइल्स के अंदर कैमराज होते हैं ये भी इसी तरह से वर्कआउट करते हैं। फिर उसके बाद डिजिटल कैमरे की दो हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो कहते हैं एक तो रेजोल्यूशन है और दूसरा नंबर ऑफ बिट्स हैं जो कि 1 पिक्सल को स्टोर करने के लिए वो स्टोरेज डिवाइस जो वो डिवाइस जो वो ले रही है। तो वो कहता है 2 फैक्टर्स अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डिजिटल कैमरा फोटोज़। सबसे पहले रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन बेसिकली वो कहता है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल्स कि जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सल्स जो वो आपको डिस्प्ले किए जाएंगे और वर्टिकली कितने पिक्सल्स आपको डिस्प्ले किए जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे वो उसकी रेजोल्यूशन होगी। और ये चीज़ आप माइंड में रखें कि जितनी हाई रेजोल्यूशन होगी उतना ज़्यादा क्लियर इमेज आपको नज़र आएगा, उतना ज़्यादा शार्प इमेज आपको नज़र आएगा। जितनी कम रेजोल्यूशन होगी उतना ज़्यादा डल इमेज आपको नज़र आएगा। तो यही वजह है वो कहता है कि पिक्सल बेसिकली क्या है, यहाँ पर पिक्सल का वर्ड जो यूज़ किया गया। तो पिक्सल वो कहता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली जो इमेज के अंदर जो डिस्प्ले किया जाता है। जो डिजिटल इमेज के अंदर जो एक छोटा सा वो पॉइंट जो डिस्प्ले किया जाता है उसको पिक्सल का नाम दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं इनमें हम पूछते हैं कि इसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। सो अगर मैं कहता हूँ कि 8 मेगापिक्सल कैमरा है या 16 मेगापिक्सल कैमरा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो रेजोल्यूशन आनी है वो 16 मिलियन आनी है। ठीक है, वो 16 मिलियन आनी है, यानी 16 मेगापिक्सल्स 16 मिलियन पिक्सल जो आपकी उस पिक्चर के अंदर डिस्प्ले होंगे। तो जितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन जो वो होगी उसकी कैमरे की उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरा फिर वो कहता है कि नंबर ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर 1 पिक्सल, कि
पिक्सल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स को यूज़ किया जा रहा है। मीन्स कि जो पिक्सल मैंने आपको बताया कि ये हमारी इमेज का जो शॉर्टेस्ट एलिमेंट है उसको पिक्सल कहा जाता है, या जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको पिक्सल कहा जाता है। तो ये भी तो एक पिक्चर आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, तो इस स्क्रीन का ये एक जो छोटा सा एक जो डॉट जो कि इस कलर को डिस्प्ले कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो पिक्सल है। तो जितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूटेड जो हाई रेजोल्यूशन होगी एक तो उसके अंदर उतने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, और आपको पता है कि हर पिक्सल ने फिर स्टोर होने के लिए कितने नंबर ऑफ बाइट्स लेने हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा डेटा जो वो फिर मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। सो जितनी कम रेजोल्यूशन होगी उतने कम पिक्सल्स होंगे, उतनी कम स्टोरेज जो वो ऑक्यूपाई की जाएगी। लिहाजा वो यहाँ पर कहता है कि ईच पिक्सल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर बिट्स ऑफ डाटा। हमारी पिक्चर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो कि 1 बिट पिक्चर कहलाती हैं, जिनके अंदर सिर्फ या तो ब्लैक कलर होता है या वाइट कलर होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिनको 8 बिट पिक्चर का नाम दिया जाता है, और वो आमतौर पर उनकी जो पिक्सल की वैल्यू होती है वो बेसिकली 0 से लेकर 255 तक होती है। और नॉर्मली ये जो ग्रे स्केल वाली जो पिक्चर्स होती हैं इनकी वैल्यू जो 0 to 255 तक चली जाती है। तो वो जो पिक्चर्स हैं आमतौर पे वो एक 8 बिट्स लेती हैं डेटा स्टोर करने के लिए। इसी तरह कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो 24 बिट कहलाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो 48 बिट कहलाती हैं। तो ये पिक्चर्स की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। बहरहाल वो कहता है कि जो नंबर ऑफ जो पिक्सल्स हैं वो जितने नंबर ऑफ बिट्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक पिक्सल है और उसके ऊपर रेड कलर स्टोर है, तो वो रेड कलर स्टोर करने के लिए वो पिक्सल जितनी बिट्स यूज़ करेगा वो जो उसकी स्टोरेज जो वो बिट्स होंगी कि ये पिक्सल इतनी बिट्स के अंदर जो वो अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अगर एक पिक्सल जो वो 8 बिट्स के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहा है तो वो 8 बिट पिक्चर जो वो कहलाएगी। इसी तरह से वो कहता है द मोर बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट अ पिक्सल द मोर कलर्स एंड शेड्स ऑफ ग्रे दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो हमारे पास जो पिक्चर की क्वालिटी है डिपेंड करती है कि वो कितने पिक्सल कितनी बिट्स के अंदर जो वो उन पिक्सल हर एक पिक्सल का डेटा स्टोर करता है। सो जितने ज़्यादा जो वो बिट्स जो वो यूज़ करेगा 1 पिक्सल, उतना ज़्यादा जो उसका साइज स्टोरेज के अंदर जो वो फिर चला जाएगा। अगर वो 24 बिट एक पिक्सल जो वो अपनी वैल्यू को स्टोर करता है तो फिर उसका साइज जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक पिक्सल 1 बिट को जो वो 8 बिट्स को स्टोर करता है तो साइज रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसे ही अगर एक पिक्सल 1 बिट के अंदर जो आपका डेटा जो स्टोर करता है तो वो और ज़्यादा साइज जो उसका रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन फिर वैसे वैसे क्वालिटी भी जो डाउन होती चली जाएगी। जी, इस स्लाइड की समझ आ गई आपको रेजोल्यूशन की और नंबर ऑफ बिट्स की। तो फिर हम आगे जो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास वॉइस इनपुट आ जाती है। वो कहता है वॉइस इनपुट क्या होती है। बेसिकली वो कहता है वॉइस इनपुट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द इनपुट बाय स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरी जो इनपुट है ये वॉइस इनपुट कहलाएगी जो कि आप तक जा रही है। तो ये माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं तो हमारी जो वॉइस है वो दूसरे तक चली जाती है या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो वो चली जाती है और वो रिकॉर्ड हो जाती है, तो वो फिर वॉइस इनपुट कहलाती है। वॉइस रिकग्निशन क्या है? वो तो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है जो कि हमारे वर्ड्स को वो रिकग्नाइज करता है कि यूज़र क्या जो वो बोल रहा है और उनको अंडरस्टैंड करके तो वो वहाँ पर राइट डाउन करता है। जी हाँ, हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जैसा कि ये एक ड्रैगन के नाम का जो ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग का ये एक सॉफ्टवेयर है। बड़ा हैवी और अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि स्पीकिंग को जो वो अंडरस्टैंड करता है कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये लिखेगा इंग्लिश, ये उर्दू नहीं लिखेगा।
तो आपने पहले जो एक पैराग्राफ वो आपको देगा 2-3 घंटे के लिए, आपने उसको पढ़ना है। वो आपकी जो जो आपका एक्सेंट है उसके पैटर्न जो अपने पास बना लेता है कि यूज़र इस वर्ड को किस तरह से बोलता है। सो फिर वो जब नेक्स्ट टाइम जब आप उसको बोलते हैं तो वो उसके पास वो पैटर्न्स ऑलरेडी आपके मौजूद होते हैं, तो उनसे वो रिकग्नाइज करता है कि यूज़र इस वर्ड को इस तरह से बोल रहा है तो मैंने ये वर्ड लिखना है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी है कि आप स्पीक जो वो करेंगे माइक्रोफोन में और वो वर्ड के पेज के ऊपर जो वो आपका डाटा राइट डाउन कर देगा। सो वॉइस इनपुट में वो कहता है ऑडियो इनपुट इज अ प्रोसेस फॉर एंटरिंग एनी साउंड इनटू ए कंप्यूटर। आप स्पीच को जो वो एंटर करते हैं, म्यूजिक को जो वो आप एंटर कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरह के जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो भी आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ये सारी की सारी वॉइस इनपुट कहलाएगी। एक डायग्राम जो यहाँ पर लगी हुई है वो कहते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर्स टू रिकॉर्ड द कंपोज मिक्स एंड एडिट द म्यूजिक एंड द साउंड्स। तो जो साउंड जो चूँकि यहाँ पर हमारे पास कोई इतने अच्छे कैमरास नहीं होते, सॉरी इतने अच्छे जो वो माइक्रोफोन नहीं होते, और जो नॉइज़ है वो उसको भी जो वो रिकॉर्डिंग के अंदर जो वो स्टोर कर लेते हैं। तो वो कहता है कि ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जिनकी मदद से हम अपनी साउंड को एडिट करते हैं, म्यूज़िक को एडिट कर सकते हैं। आपने अक्सर मूवीज़ ऐसी देखी होंगी जो होती तो इंग्लिश में है लेकिन आपको उर्दू सुनाई देती है, तो वो बेसिकली उस साउंड के अंदर एडिट किया हुआ होता है, उस साउंड को बाद में उस मूवी के साथ मिक्स किया हुआ होता है। तो आप इसी तरह से जो मुख्तलिफ तरह के जो नॉइज़ होते हैं, जो आपकी रोम की टोन्स होती हैं, उनको उसमें से रिमूव कर सकते हैं और आप अपने साउंड का जो वॉल्यूम है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं। इसी तरह जो बहुत छोटे छोटे साउंड्स होते हैं, इर्द गिर्द के जो आवाज़ें होती हैं, उनको आप उसमें से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये इनको म्यूज़िक एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का नाम दिया जाता है। बहरहाल आप इनकी मदद से आपने साउंड को इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और साउंड की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं। ये सारी की सारी आपकी वॉइस इनपुट कहलाती है। वो आप पियानो को यूज़ करते हैं, आप गिटार को यूज़ करते हैं, या आप माइक्रोफोन को अपनी स्पीच को जो वो यूज़ करते हैं, तो ये सारी की सारी वॉइस इनपुट कहलाती है। फिर उसके बाद हमारे पास वीडियो इनपुट आ जाती है। वो कहते हैं वीडियो इनपुट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग फुल मोशन इमेजेस एंड स्टोरिंग दैम ऑन अ कंप्यूटर्स स्टोरेज मीडियम। कि फुल मोशन रिकॉर्डिंग जो वो उसको स्टोर किया जाए और फुल मोशन इमेजेस को जो वो स्टोर किया जाए और फिर बाद में आप उसको अगर प्ले करना चाहते हैं तो आप उसको प्ले कर सकते हैं। इसके कुछ यहाँ पर जो हमारे पास स्टेप्स हैं, वो कहता है रिकॉर्ड वीडियो ऑन अ डिजिटल वीडियो कैमरा और यूज़ अ वीडियो कैप्चर कार्ड टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू द डिजिटल। कि जो डिजिटल वीडियो कैमरा होता है वो वीडियो कार्ड की मदद से जो वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल के अंदर जो कन्वर्ट करता है। फिर वो कहता है कि कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ पोर्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। की सिस्टम यूनिट के साथ आप अपने उस कैमरे को जो वो कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद आप उस डिजिटल वीडियो को जो वो या इमेजेस को अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये जो अभी पीछे स्लाइड गुजरी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिजिटल वीडियो कैमरा किस तरह से जो वो आपकी पिक्चर को प्रोसेस करता है, को वो पहले सीन की तरफ जो वो आप उसके लेंस को करते हैं, फिर वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले करने के बाद फिर वो उस एनालॉग को डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद फिर वो मेमोरी कार्ड के ऊपर स्टोर कर देता है। तो या तो फिर आप उस कैमरे को जो वो सिस्टम के साथ लगा लें, या आप उस मेमोरी कार्ड को या जो मेमोरी स्टिक उसमें लगी हुई है उसको आप डायरेक्ट सिस्टम के अंदर जो वो लगा सकते हैं, या मेमोरी कार्ड रीडर होता है उस रीडर के अंदर आप उस मेमोरी कार्ड को लगा लें और रीडर जो वो आप अपने सिस्टम के साथ लगा लें। तो इस तरह से आप लाइक जिस तरह से आपका मोबाइल फ़ोन होता है, तो मोबाइल फ़ोन में भी मेमोरी कार्ड ही होता है। सो जितनी भी डिजिटल वीडियोस और पिक्चर्स होती हैं वो मेमोरी कार्ड पे जाते हैं और मेमोरी कार्ड को डायरेक्ट हम उसमें जो सिस्टम के अंदर लगा लेते हैं किसी मेमोरी कार्ड रीडर की मदद से, या आप डायरेक्ट सिस्टम को वाया केबल जो वो
मोबाइल को जब वाया केबल सिस्टम के साथ लगा लेते हैं तो इस तरह से हाँ अपना डेटा जो उसमें से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आगे इसी चीज़ को जो एलेबोरेट किया गया है कि ये वीडियो कैमरा है जो कि वाया केबल जो सिस्टम के साथ जो कनेक्ट कर दिया गया है, और जो इसका सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वो सारी वीडियोस और इमेजेस जो नज़र आ रहे हैं जो कि आप जिसकी मदद से आप इनको अपने सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने मोबाइल को भी जो वो वाया केबल जो सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसका जितना भी डाटा है वो सारा आप अपने सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेब कैम भी आ जाता है। वेब कैम बेसिकली वो कहता है कि ये डिजिटल वीडियो कैमरे की ही एक टाइप है, लेकिन जो वेब कैमरा है इसका रिज़ल्ट वैसा नहीं होता जैसा कि डिजिटल कैमरे का रिज़ल्ट होता है। बेसिकली जो वेब कैम होता है ये स्टिल इमेजेस को जो वो मिला के स्टिल इमेजेस को मिला के तो ये हमारी एक वीडियो जो वो बनाता है। अब इसमें वो कहता है कि जो वीडियो कैमरा है बेसिकली इसने हमारी वीडियोस को कैप्चर करना है या जो स्टिल इमेजेस हैं उनको इसने कैप्चर कर लेना है, और जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर जो वो ये कैमरा लगा हुआ होता है। फिर वो कहता है कि आप वाया ईमेल मैसेजेस जो वो अपनी वीडियोस को जो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जो ऑडियो को जो इमेजेस हैं उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लाइव इमेजेस या इंस्टेंट मैसेजिंग की सूरत में जो आप लाइव इमेज जो भेज सकते हैं। वीडियो फ़ोन कॉल्स जो आप इसमें कर सकते हैं, या होता है ब्रॉडकास्ट लाइव इमेज ओवर द इंटरनेट। तो आप वाया इंटरनेट भी जो आप इन कैमरास को यूज़ कर सकते हैं। जी, ये फर्दर हमारे पास वीडियो इनपुट की जो स्लाइड है ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर बकिया जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट सेशन में जो कंप्लीट कर लेंगे। तो एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो वीडियो इनपुट है वो कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपने अक्सर जो देखा होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जो वो परफॉर्म की जाती है। तो वो कहते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये बेसिकली एक तरह की एक मीटिंग है जो कि डिस्टेंस पर होते हुए भी आप एक दूसरे को जो वो देख सकते हैं, और उसको आप वैसे ही सुन सकते हैं या वैसे ही देख सकते हैं जैसे कि वो आपके सामने है। और इसकी एक एग्जांपल जो कि हम ये लेक्चर कर रहे हैं तो ये भी एक तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो वो कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ मीटिंग बिटवीन टू और मोर जियोग्राफिकली सेपरेटेड पीपल, कि ऐसे लोग जो कि जो सेपरेट जो वो प्लेसेस पर मौजूद होते हैं वो एक जो वो मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं, और एक वीडियो जो वो सबकी जो वो एक दूसरे को जो नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो उसको वो भी बेसिकली हमारी वीडियो इनपुट है। लिहाजा वो कहते हैं फुल मोशन रिकॉर्डिंग जो कि हम परफॉर्म करते हैं वो वीडियो इनपुट कहलाती है। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास स्कैनर एंड रीडिंग डिवाइसेस की आ जाती है। स्कैनर्स के हवाले से जो स्लाइड है उसमें वो कहता है कि फ्लैट बेड स्कैनर्स होते हैं, पेन और हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं, और शीट फेड स्कैनर्स होते हैं। बेसिकली जो फ्लैट बेड स्कैनर है ये जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये स्कैनर का पोर्शन है और ये इसका शटर है। स्कैनर की इस पोर्शन के ऊपर आप अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं और इस शटर को डाउन कर देते हैं। आप ऐसे ही समझ लें लाइक जिस तरह से एक फ़ोटोकॉपी की मशीन होती है, तो वैसे ही जो फ्लैट बेड स्कैनर है वो वर्किंग करता है। आप इसमें अपना डॉक्यूमेंट रख देते हैं और ये जो शटर है इसको डाउन कर देते हैं और स्कैन का बटन प्रेस कर देते हैं। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो स्कैन होके हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट की एक डिजिटल
फ़ोटो बनती है उस फ़ोटो को आप जो फर्दर एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं, आप उसको उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या आप उसको किसी को मेल कर सकते हैं या आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और इन फ्यूचर जो अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेन और हैंड हेल्ड स्कैनर आ जाते हैं। पेन या हैंड हेल्ड स्कैनर बेसिकली करैक्टर्स को रीड करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइन बाय लाइन आप इसको लाइनों पे मूव करते जाते हैं और वो लाइंस को रीड करके तो जो करैक्टर्स हैं वो वाया केबल या वाया ब्लूटूथ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो इस तरह के जो स्कैनर्स हैं उनको पेन और हैंड हेल्ड स्कैनर का नाम दिया जाता है। आमतौर पर इनको स्कैन करने के लिए टाइम जो वो ज़्यादा लगता है और जो फ्लैट बेड स्कैनर है उसमें तो एट वंस पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप किसी भी OCR सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसको रीड कर सकते हैं और वो आपका डॉक्यूमेंट एट वंस किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो वो कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें जो पेन या हैंड हेल्ड स्कैनर है इसमें आप वन बाय वन अपने जो आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा होता है उस डॉक्यूमेंट की जो टेक्सचुअल लाइंस होती हैं उन पर आप इसको स्कैनर को मूव करते हैं और वो आपके करैक्टर्स को सिस्टम में ट्रांसफ़र करता है वाया OCR सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास शीट फेड स्कैनर होता है। शीट फेड स्कैनर के अंदर वो कहता है कि आप एक शीट जो वो फीड कर देते हैं या अगर आपके पास 100 शीट्स हैं वो 100 शीट्स आप उसके अंदर रखते हैं और स्कैन का बटन प्रेस करते हैं। वन बाय वन शीट जो वो इसके अंदर से जो वो स्कैन करने के लिए वो इसको लेकर जाएगा और इसमें से निकलती आएगी और अपने उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो सारी शीट्स को स्कैन करके तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास अब जो शीट फेड स्कैनर है इसके अंदर आप किसी बुक को जो स्कैन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर तो शीट फीड होती है। तो आपको पहले शीट की फॉर्म के अंदर जो वो लानी पड़ेगी, उसकी बुक की बाइंडिंग जो हो आपको खोलनी पड़ेगी और फिर आपको वो शीट्स इसमें रखनी पड़ेंगी। जबकि ये जो स्कैनर है फ्लैट बेड स्कैनर इसके अंदर आप एक शीट भी रख सकते हैं लेकिन आपको शीट वन बाय वन जो वो मूव करनी पड़ेगी। आप बुक को भी रख सकते हैं लेकिन बहरहाल डिपेंड करता है वर्किंग पे, हमारी वर्किंग कैसी है। अगर हमने किसी बुक का पेज स्कैन करना है तो फिर फ्लैट बेड स्कैनर उसके लिए बेटर है, या अगर आपके पास कम शीट्स हैं तो फिर आपको वन बाय वन शीट्स इसके अंदर रिप्लेस करनी पड़ेंगी क्योंकि इसका कोई ऐसा ऐसा पोर्शन नहीं होता कि जिसके अंदर आप सारी शीट्स एट वंस रख दें। लेकिन जो शीट फेड स्कैनर है इसके अंदर जो वो पोर्शन बना हुआ होता है उसके अंदर हम वो सारी शीट्स रख देते हैं और वो शीट लाइक प्रिंटर की तरह वन बाय वन स्कैनर के पास जाती हैं और वो उसको स्कैन करके दूसरी तरफ जो वो रखता जाता है। तो हमारी वर्किंग पर डिपेंड करता है कि हमारी वर्किंग किस तरह की है। बहरहाल स्कैनर बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है, उनको रीड करता है और रीड करने के बाद उनको डिजिटल फॉर्म के अंदर, डिजिटल इमेजेस की फॉर्म के अंदर स्टोर कर देता है और हम उन इमेजेस को इन फ्यूचर जो वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल जो वो दी गई है, ये कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है और इसके साथ ये स्कैनर लगा हुआ है। वो कहता है कि आपने अपना वो डॉक्यूमेंट इसकी इस स्क्रीन पे जो वो रखना है और ये शटर बंद कर देना है। फिर स्कैन का बटन जो वो प्रेस किया जाता है और स्कैनर के अंदर ये लाइट सेंसिंग डिवाइस है बेसिकली, तो लाइट की मदद से जो डॉक्यूमेंट है उसको सेंस किया जाता है और उसकी एक डिजिटल फ़ोटो जो वो क्रिएट की जाती है और फ़ोटो क्रिएट करने के बाद उसको वाया केबल जो सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और वो पिक्चर जो वो आपको अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आ जाती है। आप उसको फर्दर जो वो फिर उसका जो पोर्शन है स्कैन करने का वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना पोर्शन जो वो रखना है और कितना आपने वेस्ट करना है। बहरहाल उसमें सिलेक्टर की ऑप्शन होती है, आप सिलेक्ट करते हैं पोर्शन, सारा इमेज सेलेक्ट करना है तो सारे को सिलेक्ट कर लें, कुछ पोर्शन सेलेक्ट करना है तो कुछ पोर्शन सेलेक्ट करने के बाद आप उसको सेव कर लेते हैं और वो इमेज एक डिजिटल फॉर्म के अंदर हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाता है। फिर फर्दर आप किसी भी जो वो फ़ोटो एडिटिंग टूल की मदद से आप उसकी ब्राइटनेस जो वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कंट्रास्ट जो वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, या आप उसको जो वो ब्राइट कर सकते हैं या आपने डल करना है
या अगर किसी OCR सॉफ्टवेयर की मदद से आपने वहाँ पर जो टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर जो आपका मटेरियल है, अगर आपने उसको किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ट्रांसफ़र करना है, तो बहुत सारे हमारे पास OCR सॉफ्टवेयर्स हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करें, OCR सॉफ्टवेयर को दे दें और वो उसका टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर डेटा जो वो आपको बता देता है और आप उसको कॉपी करके अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर सेव कर लेते हैं और फिर आप उसके अंदर फर्दर जो भी आपने एडिटिंग करनी हो वो आप एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो इमेज की फॉर्म के अंदर रहेगा आप उसके अंदर एडिट नहीं कर सकते। तो एडिटिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपके पास OCR सॉफ्टवेयर्स हैं। ये आगे फर्दर जो हमारे पास स्लाइड्स आ रही हैं हमने इनको डिस्कस करना है। तो इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम अपने करैक्टर्स को रिकग्नाइज करते हैं और रिकग्नाइज करने के बाद फिर हम उसको किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिख सकते हैं और उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। जी वेरी नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास OCR की स्लाइड है, ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन इसको कहा जाता है। विद OCR इन्वॉल्व्स रीडिंग करैक्टर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स, कि जो हमारे आम डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन डॉक्यूमेंट से हमारे करैक्टर्स को रीड करता है, उसको रिकग्नाइज करता है कि ये करैक्टर्स क्या लिखे हुए हैं और उनको रिकग्नाइज करके वो किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर भी लिख सकता है या अगर किसी डॉक्यूमेंट पे उसने राइट डाउन करना है तो उस पर भी वो उसको वाया प्रिंटर की मदद से वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो कहता है टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट क्या होता है। बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपने कंपनी को रिटर्न करना होता है और जो कि OCR ने जो वो क्रिएट किया है और आपको सेंड किया है, तो वो फिर आप दोबारा से जो वो डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देते हैं, जो कि इस चीज़ की गारंटी होती है कि ये हमारे ही OCR सॉफ्टवेयर ने जो वो इसको प्रोसेस करके तो जनरेट किया है और वो जनरेट करने के बाद दोबारा वो कंपनी को जमा करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर देखें कि ये एक ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है, यहाँ से OCR करैक्टर्स जो करैक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है वो इसको जो वो रीड करता है और रीड करने के बाद फिर वो एक टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट जो वो क्रिएट करता है और क्रिएट करने के बाद वाया प्रिंटर उसको प्रिंट आउट कर दिया जाता है और आप वो जो टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट होता है वो आप वहाँ पर जमा करवा देते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली उनको जो OCR सॉफ्टवेयर है वो स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उसको रीड करता है। रीड जब वो उसको कर लेता है तो फिर किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर वो टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर वहाँ पर राइट कर देता है। लिहाजा फिर आप उस टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर जो आपका मटेरियल है आप उसको टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर ही जो सेव कर सकते हैं और आप उसके अंदर एडिट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन आ जाता है जिसको OMR का नाम दिया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जो हैंड रिटन मार्क्स हैं लाइक जैसे शेप्स हैं या जो सर्कल्स हैं या जो रेक्टेंगल्स हैं उनको जो रीड किया जाए। आमतौर पर जो यहाँ पर टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं एंट्री टेस्ट वगैरह जो लिए जाते हैं उसमें इसी तरह से हमारा जो मटेरियल है उसको प्रोसेस किया जाता है। OMR device scan the document and match the pattern of the light। पहले उसके अंदर जो एक्चुअल आंसर्स की शीट होती है वो स्टोर की जाती है OMR डिवाइस के अंदर। सो OMR डिवाइस क्या करती है कि उसके जो पैटर्न्स हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है और पैटर्न्स को स्टोर करने के बाद फिर जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स के आंसर शीट्स होती हैं जो उसके अंदर फीड करते जाते हैं तो वो स्टूडेंट का जो आंसर शीट का पैटर्न है वो एक्चुअल आंसर शीट का जो पैटर्न होता है उसके साथ मैच करता है। सो जो पैटर्न मैच कर जाता है वो उसको टिक कर देता है, जो पैटर्न मैच नहीं करता उसको क्रॉस कर देता है। तो जितने टिक्स होते हैं उसको काउंट करके तो फिर आपके नंबर जो वो कैलकुलेट कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली जो OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन है वो हैंड रिटन मार्क्स को जो है वो जो शेप्स और सर्कल्स या रेक्टेंगल्स के यूज़र ने फिल किए हैं या नहीं फिल किए हैं इनको कैटेगराइज करने के लिए इनको रिकग्नाइज करने के लिए OMR को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास OMR डिवाइसेस जो होती हैं OMR डिवाइसेस के अंदर जो हम अपने
जो एंटिटीज होते हैं इनको, इन शेप्स को प्रोसेस करने के लिए हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास डिवाइस आ जाती है वो है बारकोड रीडर। होता है आल्सो कॉल्ड अ बारकोड स्कैनर, यूजेस अ लेज़र बीम टू रीड द बारकोड्स। बारकोड्स ये आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी एसेसरीज होती हैं जहाँ पर आपको ये बारकोड्स नज़र आती हैं। यहाँ पर नंबर्स वो लिखे होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं और ये डिफरेंट विड्थ की और जो वो डिफरेंट स्पेस की जो वो आपको यहाँ पर लाइंस नज़र आती हैं, इनको बारकोड का नाम दिया जाता है।